Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this session. आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, दैट इज इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो क्या कर लेते हैं, वो सन की रेडिएशन जो भी रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से, वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, जिससे अर्थ जो हमारा प्लैनेट है वो वार्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। एंड अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा किस ईयर में टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिला, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ईयर्स कौन थे, 2005 एंड 2010। जो ये इंक्रीज टेम्परेचर होता है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर होती है। अगर हम बात करें, सपोज जो डिजीज़ फैल जाते हैं, डिजीज़ के कारण बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, राइट। एंड अगर हम बात करें दूसरा जो फिनोमेना होता है इंक्रीज टेम्परेचर से, वो होता है राइजिंग सीज। जो सी लेवल होता है, जो ओशंस में, समंदरों में जो पानी होता है वो वार्म हो जाता है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स जो वार्म वाटर है, हॉट वाटर है, रिलेटिवली वो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर हम कोल्ड वाटर की बात करें तो उसे बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। एंड दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होते हैं ग्लेशियर। जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, उनका पानी भी कहाँ अल्टीमेटली पहुंचता है, समंदरों में, जिससे सी लेवल राइज हो जाती है। एंड इंक्रीज जैसे ही सी लेवल होती है, उससे क्या होगा, जो लो लाइंग एरियाज होंगे वो या तो सबमर्ज हो जाएंगे इन्हीं वाटर बॉडीज में, या तो वहां पे फ्लड्स आएंगे, हायर टेम्परेचर्स होंगे। दूसरा इंपैक्ट जो है चेंजिंग लैंडस्केप्स। क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, जो एक प्लेस का, जो एक जगह का, किसी भी जगह का जो प्रेसिपिटेशन था, जो क्लाइमेटिक पैटर्न था, दैट इज रेन या स्नो, जो जितने भी प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स थे वो सब चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। उससे क्या होगा, जो ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ग्रासलैंड की बात करें, एक ग्रासलैंड पे जो भी ग्रासेस होती है उनको प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए, एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एंड वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी होना चाहिए। एंड जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, बहुत समय तक जैसे ही बारिश न होती है, बारिश न होने के कारण क्या होता है कि जो वहाँ पे ग्रासेस होते हैं, पेड़ होते हैं, उनमें सूखा पड़ जाता है, वो ड्राई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, राइट। एंड जो प्लांट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड जो इन प्लांट्स पे जो हर्बिवोर्स डिपेंडेंट थे, अब उन पे भी असर पहुंचता है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम बैडली इफेक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि अगर किसी एडाप्टेशन, अगर कोई एनिमल एडॉप्ट नहीं कर पाता अब चेंजिंग क्लाइमेट से, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगर हम किसी ग्रासलैंड की बात करें, यहाँ पे सपोज अगर हम कोई ग्रासलैंड लेंगे, यहाँ पे कोई अगर हर्बिवोर है, सपोज कोई डियर, अब इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, तो ये क्या काम करेगा, ये किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा जहाँ पे इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। एंड जैसे ही एक स्पीसी एक इकोसिस्टम से माइग्रेट होकर दूसरे इकोसिस्टम में चला जाता है, जो पहले का, जो पहला इकोसिस्टम होता है, उसकी एंटायर फूड चेन या फूड वेब उस पे बैडली इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इस डियर पे अब डिपेंडेंट्स थे, लाइक कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को भी अब प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा, वो भी दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएंगे। यानी कि वाइल्ड लाइफ एंड चेंजिंग लैंडस्केप्स, ये भी क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट प्रपोर्शनल है। यानी कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज से हमने देखा लैंडस्केप्स चेंज होंगे, लैंडस्केप्स जैसे ही चेंज होंगे तो उससे क्या होगा, जो प्लांट लाइफ है उस पर असर पड़ेगा पहले, उसके बाद जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो भी क्या है, बैडली इफेक्ट होगी। दैट इज इंक्रीज टेम्परेचर एंड चेंजिंग वेदर एंड वेजिटेशन पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब, दीज फोर्स दीज एनिमल स्पीसीज टू माइग्रेट टू कूलर एरियाज। ये क्या करेंगे,
जहाँ पे अब टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे ये अडॉप्ट कर पाएंगे, उन्हीं इकोसिस्टम्स में चले जाएंगे। दैट इज होल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, उस पर बैडली इफेक्ट पड़ेगा। फोर्थ इफेक्ट इज ओशन एसिडिफिकेशन। जैसे ही अर्थ हीटअप हो जाती है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि जो हमने देखा पहले थर्मल एक्सपेंशन के कारण या जो मेल्टिंग ग्लेशियर्स उनका पानी वो भी इन्हीं वाटर बॉडीज में चला जाता है, जिससे सी लेवल इंक्रीज होता है। एंड जैसे ही सी लेवल इंक्रीज हुआ, जो लो लाइंग एरियाज थे, जो कोस्टल एरियाज थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उस पर बैडली इफेक्ट पड़ता है, या आइलैंड्स पे जितनी भी पॉपुलेशंस होती है उन पे इफेक्ट पड़ता है। एंड जो कोस्टल एरियाज जो मैंने पहले ही डिस्कस किए, उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड जो वाटर बॉडीज़ की जहाँ से जो ये रिवर्स होते हैं, जो रिवर बैंक्स होते हैं, वो ज़्यादा अब होंगे, दे विल बी वेरी मच इरोडेड। क्यों? क्योंकि अब पानी का बहाव ज़्यादा है, पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पानी के बहाव के कारण इरोड होंगे कौन? शोर लाइन्स। जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा जो कोस्टल एरियाज़ में, जो लो लाइंग एरियाज़ में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितने भी ब्रिड्ज होंगे, जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होंगी, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, वो बैडली इफेक्ट होगी, वो डैमेज हो जाएगी। जिससे अल्टीमेटली जो पॉपुलेशंस है हमारी, चाहे हम लो लाइंग एरियाज़ में मैंग्रोव्स की बात करें, चाहे हम वेटलैंड्स की बात करें, जो कि अगेंस्ट स्टॉर्म्स, जो समंदरों में स्टॉर्म्स आते हैं, अगेंस्ट दीज स्टॉर्म्स एक बैरियर का काम करते हैं। किसको? जो कोस्टल एरिया होता है उसको बचाने में, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो पानी का बहाव होता है, स्टॉर्म्स की जो स्पीड होती है, उसको रिड्यूस कर लेते हैं। कौन? लो लाइंग एरियाज़ में जो मैंग्रोव्स होते हैं, उनको भी जब इफेक्ट पड़ेगा, वो भी सबमर्ज हो जाएंगे, तो कोस्टल एरियाज़ में अल्टीमेटली डैमेज होगा, प्रॉपर्टी का भी, शोर लाइन्स का भी, एंड जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। एंड क्या होगा, जैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस का इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में, एंड ऊपर से क्या होगा, जितने भी हमारे पेड़ हैं, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से देख रहे हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत रथलेस कटिंग की गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ट्रीज की कटिंग की गई, फॉरेस्ट्स क्लियर किए गए, चाहे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, चाहे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो हमारा जो CO2 को ट्रैप कर लेते थे, वो उसकी एबिलिटी, उसकी वो ताकत अब कम हो गई, रिड्यूस हो गई। एंड अल्टीमेटली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जो ज़्यादा CO2 को ट्रैप कर लेते हैं, वो क्या होगा, उनसे क्या होगा, वो CO2 को ज़्यादा ओशंस में ट्रैप कर लेंगे। जिससे क्या होगा, जो pH है इन वाटर बॉडीज़ का, ओशंस का, सीज का, इन समंदरों का pH रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स जब कम हो जाएगा, मीन्स दे विल बिकम मोर एसिडिक। दिस इज ओशन एसिडिफिकेशन। हमने देखा कैसे ये ओशन एसिडिफिकेशन, दिस इज डायरेक्ट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, राइट। एंड जैसे ही मोर एसिडिक बन जाएगा, जो वहाँ पे जो ज़्यादा सेंसिटिव पॉपुलेशंस होती हैं, मैरीन स्पीसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस कोरल्स, या जो प्लैंकटन खुद होते हैं, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, एंड दिस शेलफिश, जो ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे, वो यही स्पीसीज होंगी, मैरीन स्पीसीज, जिनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा क्लाइमेट के चलते हुए। जैसे ही ओशन एसिडिफिकेशन होगा, तो जो मैरीन स्पीसीज है उन पे भी बुरा असर पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही अब हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा हुआ, उससे क्या होगा, ड्रॉट्स आएंगे, सूखा पड़ जाएगा, फायर्स होंगे, क्योंकि जैसे ही अब पानी कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, पानी की किल्लत भी कम है, तो फॉरेस्ट फायर्स होंगे, मीन्स फायर्स होंगे एंड फ्लड्स होंगे। क्योंकि जो अब पहले हमने देखा, राइजिंग सी लेवल से क्या हुआ, जो जितने भी लो लाइंग एरियाज में मैंग्रोव्स थे, मैंग्रोव्स अब सबमर्ज हो गए। यही प्रोटेक्ट करते थे कोस्टल एरियाज को, इन शोर लाइन्स को ये प्रोटेक्ट कर लेते थे कि जो स्टॉर्म्स होते हैं,
स्टॉर्म्स होते थे वो इन्हीं मैंग्रोव्स, ये मैंग्रोव्स एक्ट करते थे एज बैरियर्स अगेंस्ट दी स्टॉर्म्स, एंड ये इन कोस्टल एरियाज़ को, लो लाइंग एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर लेते थे। क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल जैसे ही इंक्रीज हुआ उससे ये मैंग्रोव सबमर्ज हो गए राइट इन ओशंस में। उससे क्या होगा, अब ज़्यादा स्टॉर्म्स आएंगे, स्टॉर्म्स जैसे ही आएंगे तो कोस्टल एरियाज अब सबमर्ज हो जाएंगे, इन पे भी असर पड़ेगा। एंड जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा इवापोरेशन होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, एंड जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा इवापोरेट होगा, ये वाटर बॉडीज इवापोरेट होंगी, उससे क्या होगा, जो वाटर है ओशंस में वो कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ड्रॉट्स आ जाएंगे क्योंकि अब पानी कम अवेलेबल होगा। ठीक, एंड जैसे ही पानी अब कम अवेलेबल होगा तो कहीं पे भी जैसे ही कहीं बारिश होगी तो बारिश के कारण जल्दी से बाढ़ आ जाएंगी। ठीक, जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, काफ़ी चर्चा रहा है पिछले कुछ हफ्तों में, नियरली अबाउट फ्रॉम 2 वीक्स काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहा है दिस क्लाइमेट चेंज, एंड इसके कारण हम देखेंगे कि क्या हुआ है। एंड अगर हम देखें एक और कारण है इंटेंसिफाइड स्टॉर्म, जो हमने देखे स्टॉर्म्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये जो स्टॉर्म्स होते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या हरिकेन्स, ये डिराइव करते हैं अपनी एनर्जी फ्रॉम वार्म वाटर। जैसे ही इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो वाटर बॉडीज़ है उनमें जो वाटर है वो भी हीट अप हो जाएगा। दैट इज़ इन स्टॉर्म्स के लिए, इन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या हरिकेन्स के लिए इनमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो ये ज़्यादा डैमेज कर लेंगे। एंड जो हमने पहले ही देखा, जैसे ही फ्लड्स आते हैं तो वो अपने साथ डिजीज़ ले आते हैं, क्योंकि फ्लड्स भी आते हैं कैसे, इंक्रीज टेम्परेचर के कारण। जैसे ही इंक्रीज टेम्परेचर हुआ, हमने देखा इंक्रीज टेम्परेचर के कारण थर्मल एक्सपेंशन हुआ एंड वाटर ऐड हुआ मेल्टिंग ग्लेशियर्स के कारण। ग्लेशियर्स जैसे ही मेल्ट हो रहे हैं उनके कारण भी वाटर ऐड हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा अब फ्लड्स आएंगे। फ्लड्स आने के कारण क्या होंगी, बहुत सारी डिजीज़ होंगी, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम उतना काफ़ी ज़्यादा, मतलब उतना वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण भी क्या होगा, डिजीज़ होंगे, इलनेसेस होंगी, डेथ्स होंगी, एंड इकोनॉमिक लॉसेस। जो रिसेंट फ्लड्स आए थे, अगर हम बात करें J&K के, तो कितनी हमारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट हुई है, कितना हम बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में या बाकी दुनिया के कंपैरिजन में, या अगर हम अपने इंडिया की स्टेट्स की बात करें, कितना हम पीछे रह गए। एक ही कारण था, क्योंकि बाढ़ आने के कारण, फ्लड्स आने के कारण हमारी प्रॉपर्टीज़ डैमेज हो गई, हमारे ट्रेड सेंटर जितने भी थे, हमारा जो ट्रेड था वो ठप हो गया, वो रुक गया, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, उससे कंट्री को इकोनॉमिक लॉस पहुंचा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, जो कंट्रीज़ की फूड सिक्योरिटी है, वो क्लाइमेट चेंज के कारण कंट्रीज़ अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी, उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि फ्लड्स आने के कारण, एनुअल फ्लड्स अगर हम बात करें बिहार की या यूपी की, जैसे ही एनुअल फ्लड्स आते हैं तो वो अपने साथ प्रॉपर्टी को नुकसान तो कर ही लेते हैं, एंड दूसरा जो जितना भी हमारा जो ये खेत होते हैं उनको भी वो बहा लेते हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लो लाइंग एरियाज़ में जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, जैसे ही सबमर्ज होगा ये एरिया तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। या वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ में, अगर हम केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स की बात करें या गोवा की बात करें, वहाँ पे जो अगर हम बात करें, वो वहाँ पे अगर हम कोकोनट ट्रीज़ देखेंगे तो वो भी अलॉन्ग शोर लाइन्स ही होती हैं, कोस्टल एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही इंक्रीज्ड क्लाइमेट हुआ, फ्लड्स आए, ये भी ख़त्म हो जाएंगी, इनकी पॉपुलेशंस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज हर किसी सेक्टर को, चाहे हम इकोनॉमिक सेक्टर लें, चाहे हम सोशल सेक्टर लें, चाहे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर लें, हर किसी सेक्टर को ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, बहुत बैडली से, बहुत मतलब बैडली ये इफ़ेक्ट कर लेता है। अगर हम हाल ही में बात करें, एक हाल ही में न्यूज़ आई है कि इंडोनेशिया ने
इंडोनेशिया का जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास किया ला कि जो उनकी कैपिटल है, जो पहले जकार्ता थी उनकी कैपिटल, अब वो वहाँ से अपनी कैपिटल को भी मूव कर लेंगे तो नुसांतरा, क्योंकि जो ये जकार्ता है ये एक लो लाइंग एरिया है, दिस इज स्लोली सिंकिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे ही हमने देखा कि कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, दिस जकार्ता दिस इज आल्सो ए कोस्टल एरिया एंड क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हुआ कि दिस जकार्ता इज सिंकिंग, स्लोली सिंकिंग, एंड दैट इज वाई इंडोनेशिया हैज़ पास्ड अ लॉ कि अब वो अपनी जो उनकी कैपिटल है वो अब उनको चेंज कर लेंगे। जो हमने देखा पहले, हमने जो देखा था कि चेंजिंग लैंडस्केप्स, इसको आप रिलेट कर सकते हो इकोनॉमिक लॉसेस, इसको भी रिलेट कर सकते हो इस फिनोमेना से। उसके बाद जो हमने देखा कि कितनी तबाही कर लेता है ये क्लाइमेट चेंज, ये एक दुनिया के लिए बहुत ही एक मीन्स every country is suffered, every country is suffering and every country will suffer from this climate change। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको अब टैकल करने के लिए क्या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, सारे जो कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं, वो एकजुट होके आए और उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व किया गया, कैसे क्या कुछ स्टेप्स लिए गए थे, वैसे ही इस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ कन्वेंशंस आए जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड आज इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट वायर द इंटरनेशनल एफर्ट्स, क्या हमने इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ एफर्ट्स लगाए ग्लोबल कम्युनिटी ने टू काउंटर दिस क्लाइमेट चेंज। तो जो पहला इनिशिएटिव लिया गया, दिस वाज इन वे बैक इन 1992 में अराउंड 195 कंट्रीज़, अराउंड जो जितनी भी कंट्रीज़ थी यूएन की मेंबर्स थी, वो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई इनकी, एंड उन्होंने वहाँ पे कुछ 3 कन्वेंशंस उन्होंने अडॉप्ट किए। क्या क्या कन्वेंशंस थे? फर्स्ट इज़ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशन वहाँ पे अडॉप्ट किया गया अर्थ समिट में, जिसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट। कब हुई? 1992। एंड दूसरा कन्वेंशन था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड तीसरा जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है, यूएन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। ये 3 कन्वेंशंस कहाँ पे वजूद में आए? रियो डी जेनेरियो में कौन हुई थी? अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट 1992 में, एंड 94 में अल्टीमेटली दिस UNFCCC इन 1994 दिस एंटर्ड इन फोर्स, एंड करंटली अगर हम देखें तो नियरली 195 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ इट। ऑलमोस्ट जो यूनिवर्सल मेंबरशिप है, ऑलमोस्ट इसको जितने भी यूएन की कंट्रीज़ है वो सब मेंबर्स है इसके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमने देखा हर किसी मुल्क का, हर किसी कंट्री का कंसर्न है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर स्पीसी को बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज अडॉप्ट किए गए। कुछ स्टेट्स में, कुछ कंट्रीज़ में एलिफेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कहीं पे कम है, तो अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे, अलग अलग उनके लिए प्रोटेक्शन होगी। लेकिन क्लाइमेट चेंज ये कॉमन कंसर्न है हर किसी कंट्री का, तो दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप है UNFCCC की टू टैकल दिस क्लाइमेट चेंज, टू एड्रेस इट। एंड क्योंकि ये जो तीनों कन्वेंशंस थे, चाहे हम UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या हम कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, या UNFCCC, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। क्योंकि देखिए अगर हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर को अगर हम एड्रेस करेंगे कुछ हद तक, तो उससे क्या होगा, तो कुछ हद तक हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको भी हम इनडायरेक्टली टैकल कर सकते हैं, या डेजर्टिफिकेशन को भी हम टैकल कर सकते हैं, जैसे ही हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर लेंगे, राइट। तो इसी के कारण इसको एक जॉइंट ग्रुप के अंडर इन तीनों कन्वेंशंस को रखा गया,
क्योंकि ये इंटर रिलेटेड थी। एंड लेटर ऑन रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसको भी इसी जॉइंट ग्रुप में रखा गया, जो ऊपर से इन तीनों कॉन्वेंशंस पर मॉनिटर कर सके टाइम टू टाइम। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस की कॉन्सेंट्रेशन है उसको उस लेवल तक रिड्यूस कर सके, उस लेवल तक ले सके कि जहाँ पे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, जिसके कारण एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इंटरफेरेंस हो रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रही है, उस लेवल तक उसको लाया जा सके कि इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो, यानी कि ये अब कम हो। क्योंकि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स है ये एक मेन कारण है जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में। तो अल्टीमेट एम इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentrations at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Right? This is the ultimate aim. It states that such a level should be achieved within a time frame. एक टाइम फ्रेम में हम उस लेवल को अचीव कर लेंगे sufficient to allow ecosystems to adopt naturally to climate change। के जो हमारे इकोसिस्टम्स है वर्ल्ड वाइड, जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स है, जो नेचुरली वो इस क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सके। हम उस लेवल को देखिए, या तो हम रिड्यूस करें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को, उससे भी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस होगा, या हम जो हमारे इकोसिस्टम्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। लाइक फॉर एग्जांपल जो हम आगे देखेंगे, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक टेक्निक है जिससे CO2 को मिनिमाइज किया जा सकता है, राइट। एंड जैसे ही हम वाटर बॉडीज़ को अगर हम देखेंगे, वाटर बॉडीज़ को अगर हम देखें, वाटर बॉडीज़ की जो कंजर्वेशन की जाए, अगर हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स की कंजर्व करेंगे इनको, तो उससे क्या होगा, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ये ज़्यादा CO2 को ट्रैप कर लेंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस हो, जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। या तो हम नेचुरली जो इकोसिस्टम्स है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, या जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको मिनिमाइज करना, ये इसका एम है, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही ये इफेक्ट में लाया गया, उसको अमल में लाया गया, किसको, UNFCCC को, उसके बाद इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई। एंड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP1 वाज हेल्ड इन बर्लिन, सेकंड जेनीवा स्विट्जरलैंड में हुआ, एंड तीसरा कहाँ पे हुआ, आपके क्योटो जापान में। एंड वहीं पे जो एक इम्पॉर्टेंट फेमस है दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल, वो उसी थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC में, उसी कॉन्फ्रेंस में ये वजूद में लाया गया। कौन, क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। उसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा जो ग्लोबल लेवल पे हमने एफर्ट लगाया कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया जाए, तो वो है, दूसरी बॉडी है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है ये IPCC? ये IPCC भी ये एक इंटरनेशनल बॉडी है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको साइंटिफिक टर्म्स में ये एसेस करता है, उसको मॉनिटर करता रहता है। एंड जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड वाइड, उनको ये टाइम टू टाइम कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि कैसे आप क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। सेटअप कब हुआ? 1988 में इसको सेटअप किया गया। किन के द्वारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में आई। इन्होंने IPCC को एस्टेब्लिश किया 1988 में। क्यों? टू प्रोवाइड जितने भी हमारी कंट्रीज़ है, राइट, उनके वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स है, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है, उनको रेगुलर असेसमेंट्स प्रोवाइड करना कि किस टाइप से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कौन से तरीके हैं जिससे आप क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं, इट्स इम्पैक्ट्स, क्या असर है क्लाइमेट चेंज के, क्या क्या फ्यूचर रिस्क्स है क्लाइमेट चेंज के, एंड वे फॉरवर्ड दिखाना कि कैसे आप एडाप्टेशंस, कैसे आप मिटिगेशंस को इम्प्लीमेंट करके, कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम करके
कैसे आप इन रिस्क्स को, फ्यूचर रिस्क्स को, इन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आईपीसीसी का काम है कि जो जितनी भी रेंज कंट्रीज है उनको पीरियोडिकली, उनको रेगुलरली उनको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, असेसमेंट्स प्रोवाइड करना। आईपीसीसी असेसमेंट्स प्रोवाइड है, साइंटिफिक बेसिस देते हैं जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड एट ऑल लेवल्स टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़, कि क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाए जाएँ, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, राइट। एंड रेगुलरली आईपीसीसी अपना असेसमेंट रिपोर्ट देता है कि क्लाइमेट चेंज किन रीजंस के कारण हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना टेम्परेचर किस डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, कैसे रिस्क्स है इसके, एंड कैसे उनको टैकल किया जा सके। ये सब काम करता है आईपीसीसी। एंड आईपीसीसी रेगुलरली ये असेसमेंट रिपोर्ट्स देता है कुछ साल के बाद, अबाउट हर साल एवरी 7 ईयर्स के बाद आईपीसीसी रिपोर्ट्स आते हैं। एंड टिल नाउ तकरीबन 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स आ चुके हैं। एंड रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसका फर्स्ट फेज आ चुका है। द आईपीसीसी प्रोड्यूसेस असेसमेंट रिपोर्ट्स दैट आर मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ द स्टेट ऑफ अर्थ's क्लाइमेट। जो इनकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं आईपीसीसी की, ये एक साइंटिफिक इवेल्युएशन होता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड कैसे इसको टैकल किया जा सके। बाद में ये आईपीसीसी प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस। सो फार 5 असेसमेंट रिपोर्ट्स आ चुके हैं, हैव बीन प्रोड्यूस्ड। एंड पहला जो असेसमेंट रिपोर्ट आया आईपीसीसी की ओर से वो था कब, 1990 में पहला असेसमेंट रिपोर्ट आया। 5th असेसमेंट रिपोर्ट कब आया, 2014 में। एंड रिसेंटली 6th असेसमेंट रिपोर्ट भी आ चुका है इन द रन अप टू द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, राइट। द असेसमेंट रिपोर्ट्स, जो असेसमेंट रिपोर्ट्स आते हैं इनको ग्रुप ऑफ 3 वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स हैं, यानी कि साइंटिस्ट्स के अलग अलग 3 ग्रुप्स हैं, वो इसको मॉनिटर, वो इसको पब्लिश कर लेते हैं, राइट। वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, जो पहला वर्किंग ग्रुप है वो क्या करता है, इट डील्स विद साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट चेंज। ये साइंटिफिक इवेल्युएशन करता है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि क्लाइमेट चेंज किस कारण से हो रहा है, कितने डिग्री से हो रहा है। लुक्स वर्किंग ग्रुप सेकेंड लुक्स एट लाइटली वल्नरेबिलिटीज, इम्पैक्ट्स एंड एडेप्टेशन इश्यूज। दूसरा जो वर्किंग ग्रुप है आईपीसीसी का, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो इसके आने वाले इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ यानी कि कौन कौन से एरियाज वल्नरेबल है ज़्यादातर, कितना सी लेवल इंक्रीज होगा, ये साइंटिफिक वर्क करता है कौन, वर्किंग ग्रुप सेकंड ऑफ आईपीसीसी। एंड एडाप्टेशन इश्यूज, कि कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स आप एडॉप्ट कर सकते हो कि फ्यूचर रिस्क से बचा जा सके क्लाइमेट चेंज की। एंड जो वर्किंग ग्रुप थर्ड है, इट डील्स विद एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। एंड जो वर्किंग ग्रुप थर्ड है ये क्या करता है, ये पॉलिसी मेकर्स को गाइड करता है कि कौन कौन से ऐसे लॉज पास किए जा सकते हैं जिसके कारण क्लाइमेट चेंज के जितने भी आने वाले फ्यूचर रिस्क्स हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि कम्बैट कैसे किया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को। उसके रिलेटेड जितने भी लॉज पास होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, ये वर्किंग ग्रुप थर्ड जो साइंटिस्ट है इसमें यही वो रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। एंड अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लॉज बन जाते हैं क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। होप दैट आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे आपके आने वाले JKPSI के एग्ज़ाम में। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।